हेलो एवरीवन, मनीष हियर। वेलकम टू टैक्स क्लब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बर्निंग टॉपिक पे, जो कि है सेक्शन 43B सबसेक्शन एच ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सबसेक्शन एच ऑफ 43B इंसर्ट किया गया था इन फिनांस एक्ट 2023, जो कि एप्लीकेबल होना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। बट इसका जो इम्पैक्ट है फिनेंशियल ईयर 23-24 के अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए भी आएगी। जो आप अकाउंट फाइनलाइज करेंगे, जो आपका रिटर्न जाएगा, उसके ऊपर भी इसका जो इम्पैक्ट है सेक्शन 43B सबसेक्शन एच का, वो आने वाला है। अभी क्योंकि अकाउंट्स फाइनलाइज होने वाला है, ये फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होने वाला है, एंड जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो इसके लिए अभी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है सेक्शन 43B सबसेक्शन एच। इसके अंदर बहुत सारे क्वेरीज है टैक्स पेयर्स के, क्योंकि जो सबसेक्शन है इंसर्ट करने के बाद इसके ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन एफएक्यूज इशू नहीं किए गए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्वेरीज है इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। डिफरेंट पर्सन अलग अलग तरीके से ये प्रोविजंस को इंटरप्रीट कर रहे हैं और उनकी एप्लीकेबिलिटी बता रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट व्यू है डिफरेंट पर्सन का। जो भी ये क्वेरीज है वो डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफाई किए जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ इस वीडियो में पहले हम प्रोविजन देखेंगे सेक्शन 43B सबसेक्शन एच, क्या प्रोविजन है उसके अंदर। देन ये प्रोविजन डिस्कस करने के बाद टॉप 5 क्वेरीज है टैक्स पेयर्स के, जो पर्सन बिजनेस पर्सन है उनके जो क्वेरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोविजंस है उसको इंटरप्रीट करके देखेंगे कि कौन से केसेस में एप्लीकेबिलिटी आएगी या फिर ये प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। देन उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल वाइज कि कौन से केसेस में आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा, एंड जो इंटरेस्ट है, जो प्रोविजन के अंदर इंटरेस्ट आपको पे करना है, वो इंटरेस्ट पेबल आएगा आपको या फिर इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा। तो मे बी ये वीडियो थोड़ा लेंदी होएगा, बट हम स्टेप वाइज इन डिटेल्स देखेंगे सेक्शन 43B सबसेक्शन एच को। ये है फिनांस एक्ट जहाँ पे सबसेक्शन एच इंसर्ट किए गए थे सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जनरली सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है वो सारे एक्सपेंसेस का जो एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे हम क्लेम करते हैं। अभी जो सबसेक्शन ए टू जी तक का प्रोविजन है 43B के अंदर, वो सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो आप पेमेंट करते हैं तो आपको उसका एक्सपेंस अलाउ होता है। जनरली कैसा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर से कोई एक्सपेंस पर्टेन करता है तो वो पर्टिकुलर ईयर में ही उसका डिडक्शन मिलता है। बट 43B के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस दिए गए हैं, इसके अंदर एक्सपेंसेस है लाइक जो टैक्स का आप पेमेंट करते हैं, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए आप पेमेंट करते हैं लाइक पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुइटी, सुपरएनुएशन फंड, जो लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट जाते हैं, तो ये सारे जो पेमेंट्स है उसका एक्सपेंस तभी अलाउ होता है जब आप इसका पेमेंट कर लेते हैं। बट सबसेक्शन ए टू जी के लिए एक प्रोविजन है 43B के अंदर, जो कि बताता है आप वो एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं अगर आपने वो फिनेंशियल ईयर से रिलेट करता हुआ कोई भी एक्सपेंस है उसका पेमेंट, अगर आपने वो फिनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करने के पहले पहले अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो वो एक्सपेंस अलाउ हो जाता है। अभी इसी सीक्वेंस में ये सबसेक्शन एच इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर एमएसएमईज। अभी ये प्रोविजन देखते हैं कि ये क्या बोलता है। सबसेक्शन एच, एनी सम पेबल बाय द एसएससीज टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज beyond the time limit specified in section 15 of Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006। नाउ यहाँ पे पहले आपको देखना है एमएसएमईज के अंदर 3 कैटेगरी के इंटरप्राइजेस कवर होते हैं, माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज एंड मीडियम इंटरप्राइज। अब ये इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो जब भी आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पे पढ़ते हैं सबसेक्शन एच को, तो यहाँ पे लिखा है एनी सम पेबल बाय एसएससी टू। एसएससी मीन्स कि कोई भी बिजनेस हाउस हो सकते हैं, कोई भी इंटरप्राइजेस हो सकते हैं, आइदर वो एमएसएमई हो सकते हैं, कोई ट्रेडर हो सकते हैं, या फिर कोई बड़े बिजनेसेस हो सकते हैं। एनी पेबल बाय द एसएससी टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। यहाँ पे आप देखेंगे जो थर्ड कैटेगरी है एमएसएमई का, मीडियम एंटरप्राइज, वो यहाँ पे नहीं आया है। तो यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज ही है। दैट मीन्स के ये जो सबसेक्शन एच की एप्लीकेबिलिटी है वो माइक्रो एंड स्मॉल पे रहेगी। मीडियम इंटरप्राइज ये प्रोविजन के अंदर कवर नहीं होते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसका जो लिमिट है, क्लासिफिकेशन है, वो क्या होता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन का, ये 26 जून 2020 का है, जिसके अंदर इसके क्लासिफिकेशन है वो डिफाइन किए गए थे। माइक्रो इंटरप्राइज के लिए वो सारे इंटरप्राइज को हम माइक्रो इंटरप्राइज बोलेंगे जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है।
स्मॉल इंटरप्राइज वो होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 करोड़ है एंड टर्नओवर उनका 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है। तो ये माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज है। वही हम मीडियम इंटरप्राइज के लिए देखते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है वो 50 करोड़ का है एंड जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ का टर्नओवर का लिमिट है। तो अभी जो हम सेक्शन देख रहे हैं सब सेक्शन एच, उसके अंदर मीडियम इंटरप्राइज आ ही नहीं रहा है। वो सारे इंटरप्राइज आएंगे जो माइक्रो एंड स्मॉल के अंदर फॉल करते हैं। तो स्मॉल में हम देखेंगे 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ का अप टू 50 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो वो ये जो प्रोविजन है सबसेक्शन एच का उसके लिए वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो प्रोविजन है वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए एप्लीकेबल है। देन ये सबसेक्शन के अंदर कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, जस्ट इन्होंने बोला है बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। नाउ जो एमएसएमई एक्ट के अंदर सेक्शन 15 के अंदर जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है वो टाइम पीरियड के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते हैं किसी एसएससी को, कोई भी एसएससी किसी एमएसएमई को वो टाइम पीरियड के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो वो केस में क्या होएगा, उनका जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा एंड जो उनका एक्सपेंस है वो इनकम में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टाइम लिमिट नहीं बताया है तो हम सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट देखेंगे कि सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है। नाउ ये है एमएसएमई एक्ट सेक्शन 15 बात करता है लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। इसके अंदर अभी ये प्रोविजन देखेंगे कि सेक्शन 15 में एमएसएमई एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है। वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विसेज टू एनी बायर शैल मेक द पेमेंट देयर ऑफ ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग और वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड डेट। तो बायर कैन बी एनीवन आइदर एमएसएमई और नॉन एमएसएमईज, बट अगर जो सप्लायर है एंड या फिर वो जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं वो एमएसएमई के कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं तो वो केस में ये एप्लीकेबिलिटी आती है। कोई सप्लायर है वो सप्लाई करता है गुड्स या फिर सर्विस रेंडर करता है तो वो केस में जो उनका पेमेंट है या तो उनके पास कोई एग्रीमेंट है पेमेंट का, टर्म्स ऑफ पेमेंट का कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट करेंगे या फिर बिफोर अपॉइंटेड डेट उनका पेमेंट होना चाहिए। अभी अपॉइंटेड डेट का मतलब क्या है एमएसएमई एक्ट के अंदर, पर उसके पहले ये नीचे का प्रोविजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed the 45 days from the date of acceptance or day of the deemed acceptance। so basically ये क्या बोल रहे हैं, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि पेमेंट करने का दो टाइम इन्होंने बताया है। एक या तो जो बायर एंड सप्लायर है उन्होंने अगर एग्रीमेंट बनाया है कि ये टाइम पीरियड में हम पेमेंट करेंगे तो वो टाइम पीरियड के अंदर वो पेमेंट करेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो बिफोर अपॉइंटेड डेट उनको पेमेंट करना है। बिफोर अपॉइंटेड डेट मीन्स यहाँ पे 15 डेज है, वो अभी हम देखेंगे। प्रोविजन में ये बता रहे हैं कि जो एग्रीमेंट होएगा बायर एंड सप्लायर के बीच में उसमें जो टर्म्स ऑफ पेमेंट का जो डेज है मोर देन 45 डेज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप अप टू 45 डेज का एग्रीमेंट कर सकते हैं, 45 डेज से ज़्यादा का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे भी एक कैपिंग है 45 डेज। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर ये अपॉइंटेड डे डिफाइन किया हुआ है। अपॉइंटेड डे मीन्स a day following immediately after the expiry of the period of 15 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of any goods or services rendered by the buyer from acceptance of goods or any services by buyer from the supplier। so 15 days का टाइम पीरियड है जिस भी दिन से आप सर्विस एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर जो गुड्स है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके 15 डेज। तो बेसिकली जो सेक्शन 15 का प्रोविज़न है उसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो जो बायर सप्लायर एंड बायर है वो एग्रीमेंट करेंगे तो जो एग्रीड अपॉन टाइम पीरियड है पेमेंट का वो टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करेंगे। बट जो एग्रीड अपॉन का टाइम पीरियड है वो 45 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जो अपॉइंटेड डेट है 15 डेज का टाइम है विद इन 15 डेज उनका पेमेंट हो जाना चाहिए। देन अगेन सबसेक्शन पे आते हैं सबसेक्शन एच इसके बाद क्या बात करता है, इन प्रोविजो आफ्टर द वर्ड नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन द ब्रैकेट एंड द वर्ड एंड लेटर एक्सेप्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन एच शैल बी इंसर्टेड। अभी इसका क्या मीनिंग है ये पॉइंट यहाँ पे डालने का कि अभी जस्ट हमने बताया था स्टार्टिंग में कि 43B के अंदर जो जितने भी एक्सपेंसेस कवर होते हैं वो ऐसे एक्सपेंसेस है जो एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे अलाउ किए जाते हैं।
तो सबसेक्शन A to G के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट आप असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करने के पहले अगर उसका पेमेंट कर लेते हैं बिफोर फाइल फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो केस में आपका जो एक्सपेंस है वो अलाउ हो जाता है। बट ये जो प्रोविजो है वो सबसेक्शन H के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोविडेंट फंड 23-24 का प्रोविडेंट फंड का पेमेंट आपने बिफोर फाइलिंग रिटर्न फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 अगर आप वो पेमेंट कर देते हैं इन सितंबर और अगस्त और जून समथिंग इन 24-25, तो वो केस में भी आपका जो प्रोविडेंट फंड का एक्सपेंस है वो अलाउ हो जाता है, डिडक्शन उसका अलाउ हो जाता है। बट जो सबसेक्शन H है उसके लिए ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर आपको मार्च 24 के अंदर पेमेंट करना था बट आपने अप्रैल 24 के अंदर पेमेंट किया है, तो वो केस में आपको जो एक्सपेंस है वो अलाउ होगा 24-25 फिनेंशियल ईयर के अंदर। 23-24 के अंदर आपको वो एक्सपेंस अलाउ नहीं किए जाते हैं। तो बेसिकली जो प्रोविजो है 43B का वो सबसेक्शन H के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। देन एक्सप्लेनेशन के ऊपर यहाँ पे है माइक्रो इंटरप्राइज। तो माइक्रो इंटरप्राइज और जो स्मॉल इंटरप्राइज है हमने वहाँ पे सेपरेट नोटिफिकेशन है इसका, वहाँ पे देखा है हमने कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है माइक्रो इंटरप्राइज का एंड स्मॉल इंटरप्राइज का। तो बेसिकली अभी यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसेक्शन H के एक्सप्लेनेशन में माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसमें यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है कि माइक्रो इंटरप्राइज कौन से होंगे एंड स्मॉल इंटरप्राइज कौन से होंगे। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो MSME के सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन है माइक्रो इंटरप्राइज और स्मॉल इंटरप्राइज का, वही डेफिनेशन हम कंसीडर करेंगे इनकम टैक्स के अंदर। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ का अप टू 5 करोड़ का टर्नओवर है तो आप इस माइक्रो इंटरप्राइज होते हैं। और 10 अप टू 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है तो वो केस में आप स्मॉल इंटरप्राइज कंसीडर किए जाते हैं। अभी इतने सारे जो इश्यूज आ रहे हैं, इतने सारे जो क्वेरीज आ रहे हैं टैक्स पेयर्स के, वो इसकी वजह से ही आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिंपली ये सबसेक्शन इंसर्ट करने के बाद उन्होंने ये लिख दिया है कि जो भी टर्म्स ऑफ पेमेंट है एज पर MSME एक्ट उसके हिसाब से अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम डिसअलाउ करेंगे एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज जो भी है जो MSME एक्ट के अंदर डिफाइन है वो हम यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर कंसीडर करेंगे। बट इसमें डिफरेंट पॉइंट्स है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अभी, उसके लिए अभी डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना अभी बाकी है। तो बेसिकली हम ये प्रोविजन से ये समझते हैं कि सबसेक्शन H ऑफ सेक्शन 43 भी क्या बोलता है कि अगर कोई MSME है तो उसका पेमेंट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज MSME का पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो भी डेट डिसाइड हुआ है बायर एंड सप्लायर के बीच में वो विद इन वो डेट उसका पेमेंट होना चाहिए। बट जो एग्रीमेंट के अंदर डेट रहेगा वो 45 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 45 डेज एंड 15 डेज एग्रीमेंट है तो अप टू 45 डेज एंड एग्रीमेंट नहीं है तो अप टू 15 डेज MSME को पेमेंट होना चाहिए। ये जो सब सेक्शन है इसका मीनिंग है। अभी 43B के अंदर ये है तो अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो वो केस में क्या होएगा, तो वो केस में एक तो आपका डिसअलाउ हो जाएगा वो पर्टिकुलर ईयर से, वही फिनेंशियल ईयर में अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आपको डिसअलाउ होगा। जिस भी ईयर में आप उसका पेमेंट करते हैं वो पर्टिकुलर ईयर में आपको उसका वो एक्सपेंस का अलाउंस मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अदर देन दैट इसके ऊपर एक इंटरेस्ट आता है। अभी इंटरेस्ट का प्रोविजन भी MSME एक्ट के अंदर ही है। यहाँ पे MSME एक्ट में हम देखेंगे सेक्शन 16 के अंदर डेट फ्रॉम विच द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल वेयर बायर फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट टू द सप्लायर एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 15, the buyer shall, notwithstanding anything contained in the agreement between the buyer and supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay compound interest with monthly rest to the supplier on that amount from the appointed date or as the case may be from the date immediately following the date agreed upon at the 3 times of the interest रेट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट का प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप कोई एसएससी है और वो MSME को पेमेंट नहीं करते हैं विद इन प्रिस्क्राइब टाइम विद इन 15 डेज विच इज अपॉइंटेड डेज एंड या फिर जो 45 डेज का टाइम लिमिट है इन एग्रीमेंट, तो उसके हिसाब से अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कैसा है 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट रेट नोटिफाई करते हैं जो कि अराउंड 6 to 7% का रेट होता है, तो वो इंटरेस्ट रेट 3 टाइम्स यानी कि 15 to 20% के बीच में वो इंटरेस्ट रेट आ जाते हैं। और अगेन ये जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल नहीं है,
ये कंपाउंड होएगा मंथली बेसिस पे। तो दो यहाँ पे इशू हो गए, एक तो आपका एक्सपेंस है वो डिसअलाउ होएगा, दूसरा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट, वो भी कंपाउंडिंग ऑन मंथली बेसिस। तो ये है प्रोविजन फॉर सेक्शन 43B सबसेक्शन एच। अब हम टॉप 5 FAQs देखेंगे जो कि एसएसएस के लिए अभी ये इशू है। ये सारे केसेस में जो सेक्शन है 43B सबसेक्शन एच उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी या फिर तो वी होप कि डिपार्टमेंट जल्दी से इसके ऊपर ये जो सारे इशूज है, ये जो सारे क्वेरीज है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे। बट एज ऑफ नाउ जो ये सारे क्वेरीज है उसके लिए अलग अलग व्यूज है डिफरेंट पर्सन के, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी। पहला जो क्वेरीज है वो ये कि जो बेनिफिट है 43B सबसेक्शन एच का, वो बेनिफिट लेने के लिए क्या ये कंपलसरी है कि जो इंटरप्राइज है उसके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे दो डिफरेंट व्यूज है। एक ये है कि इवन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है एमएसएमई का, उद्यम रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया है, फिर भी अगर उनका जो इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर का लिमिट है वो फॉल करता है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर, तो वो केस में जो बेनिफिट है 43BH का वो उनको एप्लीकेबल होगा। सेकेंड जो केसेस है वो ये है कि ये जो बेनिफिट है 43BH का वो है एमएसएमई के लिए है, और वो एमएसएमई तभी कंसीडर किए जाएगी अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन रहेगा। क्योंकि ये जितने भी डेफिनेशंस है हमने अभी देखा था प्रोविजन 43BH का, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, कुछ भी बताया हुआ नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट जस्ट बोलता है 40 सबसेक्शन एच कि अगर जो टाइम पीरियड डिफाइन है एमएसएमई एक्ट के अंदर, वो टाइम पीरियड के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे हम वो एक्सपेंस डिसअलाउ करेंगे। अदर देन दैट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज का डेफिनेशन भी वो बोल रहे हैं कि जो डिफाइन है एमएसएमई एक्ट के अंदर वही हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो भी प्रोविजन एमएसएमई एक्ट के अंदर आ रहे हैं उसके हिसाब से इनकम टैक्स कंसीडर कर रहा है। तो अगर किसी पर्सन के पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जो भी डेफिनेशन है, जो भी प्रोविजन है एमएसएमई एक्ट के अंदर, वो पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो कि अगर किसी के पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये 43BH का जो प्रोविजन है उनको अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड जो चीज़ें हैं यहाँ पे टू बिलीव कि अगर किसी के पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, वो ये है मेरे ओपिनियन में कि जो रजिस्ट्रेशन लेना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करने के लिए आप वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं। जो डिफरेंट अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, लेट्स से जीएसटी के अंदर आपको अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो आपको लेना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको पेनाल्टीज एंड डिफरेंट थिंग्स उसके ऊपर लिटिगेशंस आते हैं। अभी एमएसएमईज के अंदर वो कंपलसरी नहीं है कि हाँ आपको लेना है, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको ये पेनाल्टीज एंड ऑल ये सारी चीज़ें आएगी। वो एक ऑप्शनल है कि अगर आप ये कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं तो आप ले सकते हैं, और जो भी बेनिफिट प्रोवाइड है एमएसएमई एक्ट के अंदर वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये भी जो बेनिफिट है पेमेंट ऑफ और ड्यूज़ का, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ का, वो भी एमएसएमईज के लिए है। तो अगर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको नहीं जाएगा। ये सिंपली है कि अगर कोई इंटरप्राइज है वो जो प्रोविज़न है एमएसएमई एक्ट का उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, जबकि ये रजिस्ट्रेशन लेने में कोई हार्डशिप नहीं होता है, बट उसका जो बेनिफिट है वो लेना चाह रहा है, तो यूजुअली इसके हिसाब से भी उनको ये जो बेनिफिट है 43B सबसेक्शन एच का वो उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो भी डेफिनेशन है वहाँ पे उसमें ये फॉल नहीं हो रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन 15 देखते हैं एमएसएमई एक्ट का, लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट, यहाँ बोलते हैं वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विसेज टू एनी बायर। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एनी सप्लायर सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज। अभी ये एमएसएमई एक्ट के अंदर सप्लायर डिफाइन किया हुआ है। अभी सप्लायर का अगर हम डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे तो वो है सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन इन के अंदर सप्लायर डिफाइन किया हुआ है। अभी सप्लायर मीन्स कौन? सप्लायर मीन्स a micro or small enterprise which is filed a memorandum with the authority referred to in subsection 1 of section 8 and includes the national small industries and all. So basically यहाँ पे सप्लायर के डेफिनेशन में ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्लायर मतलब वो इंटरप्राइज जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज है, एंड वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज हैव फाइल्ड द मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी। मेमोरेंडम मीन्स जो आप एप्लीकेशन करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने वो एप्लीकेशन लिया हुआ है। तो ये प्रोविज़न के हिसाब से भी यहाँ पे क्लियर होता है कि ये जो भी प्रोविज़न है 43B सबसेक्शन एच का, ये जो पेमेंट टर्म्स है 15 डेज या विथ एग्रीमेंट 45 डेज का, वो वैसे पर्सन को एप्लीकेबल नहीं होंगे, वैसे इंटरप्राइज को एप्लीकेबल नहीं होंगे जिन्होंने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं लिया है। नाउ जो सेकेंड क्वेरीज है जो जनरली अभी सर्कुलेट हो रहे हैं वो है
ट्रेडर काउंटेड एज एमएसएमई फॉर दिस प्रोविजन। नाउ ट्रेडर्स के लिए इशू क्यों आ रहा है? अर्लियर ट्रेडर कवर नहीं होते थे एमएसएमई के लिए, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, बट बाद में एमएसएमई को इंक्लूड किया गया था इसके अंदर कि ट्रेडर भी उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बट उनको जो लाया गया था एमएसएमई के अंदर उसका बेनिफिट रेस्ट्रिक्टेड था। यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम है, ये आप देख सकते हैं 27 जुलाई 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम है एमएसएमई का, पॉलिसी विंग का ये मेमोरेंडम है, जिसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया था रिटेल एंड होलसेल ट्रेड को। एनआईसी कोड अंडर एमएसएमईडी एक्ट 2006 फॉर द उद्यम रजिस्ट्रेशन एडिशन ऑफ द रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। जिनका रिटेल बिजनेस है या फिर होलसेल बिजनेस है उनके लिए ये ट्रेडर को इंक्लूड किया गया था जुलाई 2021 में। बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस है इनके ऊपर। अगर आप ये सेकेंड पैरा यहाँ पे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द वेरियस रिप्रेजेंटेशन एंड इट हैज बीन decided to include the retail and the wholesale trader as a MSMEs and they are allowed to registered on Udyam registration portal। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, however benefit to the retail and wholesale trade MSMEs are to be restricted to the priority lending sector only। तो जो MSME के अंदर जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे के सारे बेनिफिट्स रिटेलर या फिर जो ट्रेडर है होलसेल ट्रेड करते हैं उनको सारे के सारे MSME के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। उनका जो बेनिफिट है ओनली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए ही उनको इंक्लूड किया गया था इन एमएसएमईज, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसके लिए। इसके अलावा दूसरे कोई भी बेनिफिट्स है एमएसएमई के अंदर वो ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, आइदर वो रिटेल ट्रेडर हो या फिर होलसेल ट्रेडर हो। तो इसके हिसाब से जो सेकेंड क्वेरी है हमारा कि ट्रेडर एमएसएमई के अंदर कवर होएंगे, ये जो प्रोविज़न है 43BH के अंदर उसके लिए एलिजिबल होएंगे कोई ट्रेडर या फिर नहीं होएंगे। तो इन माय व्यू जो ट्रेडर है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर बेनिफिट ऑफ सेक्शन 43B सबसेक्शन H। बट क्योंकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो अंटिल ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ऑन सेफर साइड वी कैन कंसीडर कि ट्रेडर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B सबसेक्शन H। जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से ये नहीं आता है तो सेफर साइड आप कंसीडर कर सकते हैं ये कि वो इसके अंदर कवर है और आप इसके अकॉर्डिंग उसको जो ट्रेडर्स है आपके एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन जिसके पास है तो उसका आप विद इन दैट टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं। बट एज पर प्रोविज़न मोस्ट लाइकली जो ट्रेडर्स है वो 43B सबसेक्शन H के अंदर कवर नहीं होएंगे। जो थर्ड जो क्वेरी है वो है व्हाट इफ एज ऑन 31 मार्च 2024 वी हैव पेड ऑल एमएसएमईज फॉर FY 23-24 बट हैव ओपनिंग। अभी ये क्या क्वेरी है कि अगर समझो किसी टैक्स पेयर का जो आपका क्रेडिटर्स है एमएसएमई क्रेडिटर्स है उसके जो बैलेंस है वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो लेट से एज ऑन 1 अप्रैल 2023 किसी एक एमएसएमई क्रेडिटर का 5 लाख रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग था जो आपके क्रेडिटर में वो खड़ा है 5 लाख रुपीज़। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपने 10 लाख रुपीज़ का और ट्रांजेक्शन किया। एज ऑन 31 मार्च 2024 अगर जो ड्यूरिंग द ईयर 23-24 10 लाख का ट्रांजेक्शन आपने किया है वो उसको पेमेंट कर दिया है और 5 लाख जो ओपनिंग में था वो एज इट इज़ खड़ा है, तो वो केस में क्या ये वायलेशन होगा 43 सबसेक्शन H का या फिर नहीं होगा? तो इसमें सिंपल है कि जो भी अगर आप पेमेंट करते हैं अगर सेम पार्टी का आउटस्टैंडिंग है पहले से और ड्यूरिंग द ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आप लीफो बेसिस पे उसका लास्ट का पेमेंट पहले देके ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख उसका ओपनिंग है प्रीवियस ईयर का और 23-24 का 10 लाख का ट्रांजेक्शन है, टोटल 15 लाख है, तो अगर आप 10 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो फीफो बेसिस पे फर्स्ट 10 लाख एडजस्ट होगा। फर्स्ट जो ओपनिंग 5 लाख रुपीज़ था वो फर्स्ट एडजस्ट होएगा, देन बाकी का ड्यूरिंग द ईयर से 5 लाख रुपीज़ एडजस्ट होएगा एंड जो लेटेस्ट 5 लाख रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग है वो आपके बैलेंस शीट में कंसीडर किए जाएंगे कि जो लेटेस्ट वाला बैलेंस है वही आउटस्टैंडिंग है। तो वो केसेस में क्या होगा कि ये जो वायलेशंस है इसके कंसीडर किए जाएंगे और आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा ये केस में। अदर जो क्वेरीज है वो है फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जो 44AD 44ADA के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रिजम्पटिव रेट से एक फिक्स रेट से इनकम डिक्लेयर करते हैं, तो क्या वो केस में भी ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 43B सबसेक्शन H का वो एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियस रीज़न है जो प्रोविज़न है 43B सबसेक्शन H का वो क्या बोलता है कि आपका जो एक्सपेंस है आप इनकम से जो एक्सपेंस माइनस करेंगे वो आपको माइनस करना अलाउ नहीं करेंगे, डिडक्शन अलाउ आपको नहीं करेंगे अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो। बट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर कोई डिडक्शन तो होता ही नहीं है, वहाँ पे एक फिक्स रेट है जो आपका जो भी रेवेन्यू है जो भी आपका सेल टर्नओवर है उसके ऊपर एक फिक्स रेट है
जितना आपको मिनिमम आपको उतना दिखाना है, उससे ज़्यादा आप दिखा सकते हैं अगर आपको दिखाना है तो क्योंकि वहाँ पे फिक्स परसेंटेज है और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है डिडक्शन का कि आप इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंस रिड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए जो भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर आते हैं सेक्शन 44AD ADA के, उसके ऊपर ये जो प्रोविज़न है 43B सबसेक्शन H का, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। उनके लिए अप्लाई होगा जो 44AB के अंदर अपना रिटर्न फाइल करते हैं, या आइदर उनका टैक्स ऑडिट होता है या फिर अपना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रेगुलर टैक्स पेयर मेंटेन करते हैं। देन व्हाट इफ बायर इज ऑल्सो ए MSME। फिफ्थ क्वेरी यहाँ पे ये है कि क्या होगा अगर जो बायर है जिसकी लाइबिलिटी बन रही है विद इन 15 डेज और 45 डेज पेमेंट करने की, वो खुद भी एक MSME है, तो वो केस में क्या उसको पेमेंट करना है और विद इन दैट टाइम की, या फिर वो दैट टाइम में पेमेंट नहीं करना है। हमने ये जो प्रोविजन देखा था अभी 43B सबसेक्शन H का, उसमें यहाँ पे किसी MSME या फिर माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज, ऐसा कोई किसी इंटरप्राइज की बात ही नहीं करते हैं। ये फर्स्ट लाइन ही यहाँ पे पढ़ेंगे सबसेक्शन H का, तो यहाँ पे लिखा है एनी सम पेबल बाय द एसएससीज टू द माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज। तो जो बायर है वो बायर आइदर MSME हो सकता है, नॉन MSME हो सकता है, बड़े कंपनीज हो सकते हैं, छोटे कंपनी हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो जो बायर का स्टेटस है वो यहाँ पे मटेरियल नहीं है, मटेरियल है जो सप्लायर है। सप्लायर MSME माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर अगर फॉल हो रहा है और उससे अगर आप सप्लाई ले रहे हैं, आइदर आप इंडिविजुअल है या बड़े कॉर्पोरेट है या MSMEs है, वो केस में आपके ऊपर ये 43B सबसेक्शन H आपको एप्लीकेबल होता है। और विद इन दैट प्रेस्क्राइब टाइम, अगर आपका सप्लायर MSME है तो विद इन दैट प्रेस्क्राइब टाइम आपको उसका पेमेंट करना है। ये था 5 FAQs जो जनरली अभी सारे जो वेंडर्स है, टैक्स पेयर्स है, इंटरप्राइज है, उनका ये क्वेरीज है, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है कि डिपार्टमेंट ये सारे क्वेरीज के लिए एक सेपरेट क्लैरिफिकेशन इशू करेगी। नाउ अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। अभी 43B सबसेक्शन H के अंदर हमने दो चीज़ें देखी यहाँ पे। एक तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं किसी फिनेंशियल ईयर में, तो वो फिनेंशियल ईयर में आपका जो एक्सपेंस है उसका अलाउंस नहीं मिलेगा। जिस भी ईयर में आप उसका पेमेंट करेंगे वो ईयर में आपका वो एक्सपेंस का अलाउंस मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अदर थिंग कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, अगर आप ये कंप्लाई नहीं करते हैं प्रोविज़न 43B सबसेक्शन H का, तो वो केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है अंडर सेक्शन 16 ऑफ MSME एक्ट 2006। और जो इंटरेस्ट है वो है 3 times ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय द RBI, कंपाउंडेड ऑन मंथली बेसिस। तो यहाँ पे केस टू केस देखेंगे कि कौन से केसेस में आपको इंटरेस्ट लग रहा है, कौन से केसेस में आपको कौन से फिनेंशियल ईयर में आपका जो एक्सपेंस है वो अलाउ होगा। यहाँ पे क्योंकि एक एग्रीमेंट वाला प्रोविज़न है कि अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज तक का आपको टाइम है, एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपको विद इन 15 डेज पेमेंट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपल रखने के लिए हमने सेम डेट को सेम ही इनवॉइस डेट रखा है और उसके अंदर डिफरेंट पेमेंट के डेट रखे हैं समझने के लिए। एंड देन सेम डेट है, दो बार यहाँ पे सेम डेट आते हैं, एक वो केसेस के लिए जहाँ पे एग्रीमेंट है और एक वो केसेस के लिए जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे 5 Feb 2024 लिया है, उसके बाद हमने एक 25 मार्च 2024 लिया है। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों डेट में 5 Feb वाला वो डेट है जो जिस पेमेंट करने का ड्यू डेट फिनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ही खत्म हो जाता है। और 25 मार्च का जो बिलिंग डेट लिया है हमने यहाँ पे, 25 मार्च का बिलिंग डेट वाला जो भी यहाँ पे एग्जांपल है वो है, जो बिल पेमेंट करने का ड्यू डेट है वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर 24-25 में आते हैं। तो वो केस में आपको कौन से साल में वो एक्सपेंस अलाउ होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो 1 to 1 यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे कि इनवॉइस डेट अगर आपका 5 Feb 2024 है और उसका पेमेंट 18 Feb 2024 को हुआ है, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ है पेमेंट टू इनवॉइस टू पेमेंट डेट में वो हो गया है 13 डेज़ का। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीमेंट आपके पास है कि नहीं है। अभी यहाँ पे दो देखेंगे, दोनों में सेम डेट है 5 to 24 एंड 18 to 2024, दोनों में 13 डेज़ का टाइम गैप है, डेज गैप है। एंड देन एक ऑप्शन है, एक है जहाँ पे आपके पास एग्रीमेंट है, दूसरा है आपके पास एग्रीमेंट नहीं है। अभी जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न समझा है कि आपके पास अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज़ तक आपको पेमेंट करना है, एग्रीमेंट है तो एज़ पर एग्रीमेंट नॉट एक्सीडिंग 45 डेज़ आपको पेमेंट करना है। अभी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ का जो गैप है वो सिर्फ 13 डेज़ का है, तो दोनों भी सिचुएशन में आपने विद इन प्रेस्क्राइब टाइम पेमेंट कर दिया है। आइदर आपके पास एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट नहीं है, तो विद इन टाइम अगर आपने पेमेंट किया है
तो जो एक्सपेंस है, क्योंकि ये 23-24 का एक्सपेंस है, तो आपको सेम ईयर में 23-24 में आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएंगे। एंड इंटरेस्ट दोनों भी केस में आपको नहीं लगेगी, आइदर आपके पास एग्रीमेंट है या फिर नहीं है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेम बिलिंग डेट है, इन्वॉइस डेट है 5/2/2024 एंड जो पेमेंट डेट है वो 5 मार्च 2024 है। तो यहाँ पे डेज का, नंबर ऑफ डेज का गैप होता है 29 डेज। विद 29 डेज में हमने ये पेमेंट किया है। नाउ अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन जहाँ पे कि एग्रीमेंट है, दूसरा सिचुएशन कि एग्रीमेंट नहीं है। अभी अगर एग्रीमेंट है तो फिर अप टू 45 डेज तक का टाइम है। सिर्फ एग्रीमेंट होना ही ये प्रेस्क्राइब नहीं करता है कि हमारा 45 डेज तक का टाइम है। एग्रीमेंट में क्या टाइम है वो फिर डेडलाइन होगा, बट एग्रीमेंट 45 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट है तो जो जितने भी दिन में पेमेंट किया है उतने दिन का उनका एग्रीमेंट था, या फिर अप टू 45 डेज का उनका एग्रीमेंट था। ये हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं। तो नाउ यहाँ पे 29 डेज है और एग्रीमेंट है, तो देन तो ये विद इन टाइम लिमिट है, तो ये आपको सेम फिनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाएगा एक्सपेंस, और इंटरेस्ट भी आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। बट अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है सप्लायर के साथ, तो वो केस में ये तो वायलेशन हो गया सबसेक्शन एच का, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं तो विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना था, बट आपने 29 डेज में किया है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि जो पेमेंट है वो पेमेंट ड्यूरिंग फिनेंशियल ईयर 23-24 उसका पेमेंट हो गया है। तो प्रोविजन क्या है कि आपको पेमेंट जो एक्सपेंस है उसका अलाउंस तब वो साल में मिलेगा जिस ईयर में आपने उसका पेमेंट किया है। इवन आपने डिलेड पेमेंट किया है, विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं किया है, लेकिन जिस भी ईयर में आपने पेमेंट किया है वो साल में आपको वो एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाएगा। तो क्योंकि ये 3 मार्च 2024 को किया है, 23-24 के अंदर ही उसका पेमेंट कर दिया है, तो 23-24 के अंदर उनको जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस का अलाउंस तो मिल जाएगा। बट उनको, क्योंकि ये वायलेशन है सेक्शन 43B सबसेक्शन एच का विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। देन थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे है, सेम इनवॉइस डेट 5 Feb 2024 और जो पेमेंट है वो 29 मार्च को पेमेंट किए गए हैं। अभी पेमेंट नंबर ऑफ डेज़ का गैप कितना हो जाता है यहाँ पे, 53 डेज़ का हो जाता है। नाउ अभी दोनों भी केस में अगर आपके पास एग्रीमेंट है या फिर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, दोनों भी केस में क्या है कि आपका जो टाइम लिमिट है पेमेंट करने का वो निकल गया है, क्योंकि मैक्सिमम 45 डेज़ का टाइम लिमिट है और 53 डेज़ हो गया है टाइम गैप। तो दोनों भी केस में जो विद इन टाइम लिमिट आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो इन बोथ द सिचुएशन आपको जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेबल आएगा, बट जो एक्सपेंस है वो सेम ईयर में आपको अलाउ हो जाएगी, क्योंकि इसका जो पेमेंट है 29 मार्च को हो गया है, जो कि फिनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर फॉल करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम बिलिंग डेट 5 Feb 2024 और पेमेंट जो किया है वो पेमेंट है ऑन 5 अप्रैल 2024। तो ये जो पेमेंट है वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में किया है। अभी इन जो टाइम गैप है, डेज गैप है, वो 60 डेज़ का यहाँ पे हो गया है। तो जो 45 डेज़ का विद इन 45 डेज़ नहीं है, मतलब इन बोथ द केसेस अगर आपके पास एग्रीमेंट है या नहीं है, आप ये वायलेट कर रहे हैं प्रोविज़न को, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। और क्योंकि पेमेंट है वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में हुआ है, 24-25 के अंदर पेमेंट हुआ है 5 अप्रैल 24 को, तो इसकी वजह से ये जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन 23-24 में नहीं मिलेगा, बल्कि इसका डिडक्शन आपको 24-25 फिनेंशियल ईयर के अंदर आपको इसका डिडक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेमेंट है वो 24-25 के अंदर इसका पेमेंट किया है। नाउ अभी दूसरा जो हमने इनवॉइस डेट लिया है वो लिया है ऑन 25 मार्च 2024, जिसका जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में जाता है। तो वो केस में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। 25 मार्च का बिल है और अगर हम इसका पेमेंट 8 अप्रैल 2024 को करते हैं, तो टोटल टाइम डेज गैप है वो है 14 डेज़ का। अब 14 डेज़ का डेज गैप है, तो आइदर आपके पास एग्रीमेंट है या फिर नहीं है। ये विद इन ड्यू डेट पेमेंट हुआ है, तो विद इन ड्यू डेट पेमेंट हुआ है, तो इन बोथ द केसेस आपको इंटरेस्ट नहीं लगेंगे। अदर देन दैट आपको जो डिडक्शन है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा फिनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ही। अभी यहाँ पे अगर आप पहले वाले प्रोविज़न देखें कि एक 5 4 को पेमेंट किया था, उसका जो डिडक्शन है वो हमारे को 24-25 में मिल रहा था। नाउ इसका पेमेंट हमने 8 अप्रैल 2024 को किया है, बट इसका डिडक्शन हमको 23-24 के अंदर ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो हमने यहाँ पे जो इनवॉइस डेट 5 Feb था, जिसका पेमेंट हमने 5 4 को किया था, वो बियॉन्ड ड्यू डेट किया था। जो ड्यू डेट उसका विद इन ड्यू डेट उसका पेमेंट नहीं हुआ था, तो बिकॉज ये बियॉन्ड ड्यू डेट था, इसकी वजह से
उसका एक्सपेंसेस है 23-24 में डिसअलाउ हो गया था, क्योंकि 24-25 के अंदर उन्होंने पेमेंट किया, तो इसके लिए जो एक्सपेंस का अलाउंस 24-25 के अंदर उनको मिला था। बट ये केसेस में जो 25 मार्च को उन्होंने इनवॉइस इशू किया है और उसका बिल विद इन टाइम लिमिट उसका जो पेमेंट है वो आ गया है 8 अप्रैल 2024 को, तो इसकी वजह से जो उसका जो डिडक्शन है वो 23-24 के अंदर उसका एक्सपेंसेस है 23-24 में डिसअलाउ हो गया था, क्योंकि 24-25 के अंदर उन्होंने पेमेंट किया, तो इसके लिए जो एक्सपेंस का अलाउंस 24-25 के अंदर उनको मिला था। बट ये केसेस में जो 25 मार्च को उन्होंने इनवॉइस इशू किया है और उसका बिल विद इन टाइम लिमिट उसका जो पेमेंट है वो आ गया है 8 अप्रैल 2024 को, तो इसकी वजह से जो उसका जो डिडक्शन है वो 23-24 के अंदर ही आ रहे हैं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। नाउ द अदर केस इज 25 मार्च का बिल है और उसका पेमेंट आया है 25 अप्रैल को। अभी 25 अप्रैल को पेमेंट आया है तो टाइम गैप, डेज गैप हो गया यहाँ पे 31 डेज़ का। अभी क्योंकि 31 डेज़ है तो आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, तो वो केस में तो ये बियॉन्ड ड्यू डेट हो गया, क्योंकि 15 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करना था, तो ये बियॉन्ड ड्यू डेट होता है तो आपको इंटरेस्ट आएगा। दूसरा, ये जो डिडक्शन है ये एक्सपेंस का, वो आपको 23-24 के अंदर नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर के अंदर मिलेंगे 24-25 के अंदर, बिकॉज आपने बियॉन्ड प्रेस्क्राइब टाइम आपने पेमेंट किया है। बट वही अगर सेम पीरियड के लिए अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो अप टू 45 डेज़ का आपके पास टाइम है, तो वो केस में क्योंकि हमने 31 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दिया है, तो वो केस में इंटरेस्ट भी आपका नहीं आएगा और 23-24 की फिनंशियल ईयर में ही आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 25 मार्च का इनवॉइस डेट एंड 10 मई को हमने पेमेंट किया है, जो कि होता है गैप ऑफ डेज 46 डेज़ का। अभी क्योंकि 46 डेज़ है तो मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करना है। इन बोथ द केसेस वेदर यू हैव द एग्रीमेंट और नॉट, आपका आपने बियॉन्ड ड्यू डेट पेमेंट किया है और इसकी वजह से आपको दोनों भी केसेस में इंटरेस्ट पेबल आएगा एंड जो एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको अलाउ होंगे। दैट मीन्स कि एक्सपेंसेस भले ये 23-24 का था बट आपको 24-25 में मिलेंगे, बिकॉज बियॉन्ड ड्यू डेट आपने 24-25 में इसका पेमेंट किया है। तो ये था प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 43B सबसेक्शन H फॉर लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट अंडर MSME एक्ट। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, एंड हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर योर टाइम।